नमस्ते सभी लिसनर को। मैं हूं धरा पटेल और आप सुन रहे हैं चिप्स पॉडकास्ट सीरीज का एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड। आज हमारे साथ है ओजस्वी कौल, एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एज ग्रुप और प्रोफेशन में लोग फेस करते हैं लेकिन अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बर्नआउट। हम समझेंगे बर्नआउट के साइंस और सिम्टम्स, इस स्ट्रेस से कैसे अलग है, इसका रूट कोज क्या है और कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। आज हमारे साथ है साइकोलॉजिस्ट जो हमें इस इश्यू पर डिटेल्ड इंसाइट देंगे। स्वागत है आपका ओजस्वी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि बर्नआउट पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि आज की फास्ट पेस्ड और हाई प्रेशर कल्चर में हर किसी को ये समझना चाहिए कि बर्नआउट सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी डीपली इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले सवाल ये है कि बर्नआउट एक्चुअली होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक टर्म है जो हम थकान के डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं या इसके पीछे कुछ और है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बर्नआउट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जो तब होता है जब हम लंबे समय तक क्रॉनिक स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज या टूल्स नहीं होते। ये सिर्फ एक टेम्परेरी एग्जॉशन नहीं होता है बल्कि एक प्रोलॉन्ग स्टेट है जिसमें आप फिजिकली ड्रेन्ड, इमोशनली नम्ब और मेंटली डिटैच्ड फील करते हो। ये कंडीशन आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को डीपली इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने काम में पहले जो पैशन और मोटिवेशन फील होती थी वो अब बिल्कुल ही वैनिश हो गई है और आप सिर्फ ड्यूटी के हिसाब से काम कर रहे हो तो ये बर्नआउट का इंडिकेटर हो सकता है। ओके ओजस्वी, बर्नआउट के क्या बता सकते हो कि बर्नआउट के जो हो रहा है तो वो अपने आप में वो क्या साइन और सिम्टम्स नोटिस करेगा? बर्नआउट के सिम्टम्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इमोशनल कैटेगरी, जहाँ पे क्रॉनिक फटीग है जो रेस्ट लेने के बाद भी नहीं ठीक होता। इरिटेबिलिटी या सिनिसिज्म, काम या लोगों के प्रति नेगेटिविटी डेवलप होना, अक्सर लो मूड या होपलेसनेस फील करना, अपने आप को आइसोलेट करना और लोगों के साथ इंटरैक्शंस को अवॉइड करना। दूसरा रहता है फिजिकल सिम्टम्स। यहाँ पर आपको देखने मिलता है जैसे कांस्टेंट हेडेक्स रहते हैं या मसल पेन रहता है, डाइजेस्टिव इश्यूज फील होते हैं या स्टमक क्रैम्प्स या नौशिया जो स्ट्रेस से लिंक्ड रहता है, इंसोम्निया या डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स देखने मिलते हैं। तीसरा है बिहेवियरल सिम्टम्स, प्रोडक्टिविटी का ड्रास्टिकली गिरना, अपने टास्क्स को प्रोक्रेस्टिनेट करना या डिलिबरेटली अवॉइड करना, स्ट्रेस को कोप करने के लिए अनहेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करना जैसे ओवर ईटिंग, स्मोकिंग या एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन। ओके, और स्ट्रेस और बर्नआउट का डिफरेंस क्या है? दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी कॉमन कन्फ्यूजन रहता है मगर दोनों काफ़ी अलग चीज़ें हैं। स्ट्रेस का नेचर शॉर्ट टर्म होता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका एड्रेनलिन या कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है और आप हाइपर अलर्ट फील करते हो। स्ट्रेस का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी ये हमें बेटर परफॉर्म करने के लिए पुश भी करता है। बर्नआउट ऑन द अदर हैंड एक प्रोलॉन्ग कंडीशन है। इसमें आपका बॉडी और माइंड ओवरवेल्म से शट कर देता है। एड्रेनलिन का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है और आप नमनेस और डिटैचमेंट फील करते हो। एक और डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस में आप स्टिल एंगेज्ड होते हो लेकिन बर्नआउट में डिसएंगेजमेंट होता है। ओके ओजस्वी, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बर्नआउट होता क्यों है। क्या ये सिर्फ वर्कलोड की वजह से ही होता है या और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें? बिल्कुल, बर्नआउट के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं और ये सिर्फ वर्कलोड तक लिमिटेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क रिलेटेड फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला है वर्क ओवरलोड, जब आप अपने आप को अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करना पड़ता है आपको। फिर रहता है लैक ऑफ कंट्रोल, अगर आप अपने काम के डिसीजंस पे कंट्रोल नहीं करते तो ये फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट का मेजर कॉज हो सकता है। फिर रहता है टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट,
सपोर्टिव कलीग्स या बॉसेस की कमी और एक अनहेल्दी कंपटीशन बर्नआउट को काफ़ी हद तक ट्रिगर कर सकता है। दूसरी तरफ रहता है पर्सनल फैक्टर्स। यहाँ पे हम कहते हैं ना पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। फिर रहता है परफेक्शनलिज्म या हाई अचीविंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसमें आप अपने आप से ज़्यादा प्रेशर डालते हो, जितना आपसे हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा। फिर तीसरा रहता है सोशल फैक्टर्स। यहाँ पे हमको इमोशनल सपोर्ट अगर नहीं मिलता है या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रेन रहते हैं, इन सब से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक बर्नआउट को कंट्रीब्यूट करता है। ओके, जैसे अगर किसी को बर्नआउट लग रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है उसके लिए? बर्नआउट को ट्रीट करने के लिए एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच चाहिए होती है। आप किसी एक एरिया पे सिर्फ काम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रहता है सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ बाउंड्री सेट कर सकते हैं। आप अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में क्लियर बाउंड्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वर्क आवर्स के बाद काम को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं हम। दूसरा रहता है रेगुलर ब्रेक्स लेना। यहाँ पे पोमोडोरो टेक्निक जैसे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप शॉर्ट ब्रेक्स लेते हो रिचार्ज होने के लिए। तीसरा रहता है स्लीप हाइजीन। एडिक्वेट स्लीप लेना बर्नआउट प्रिवेंशन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर रहता है। दूसरी तरफ रहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। यहाँ पे माइंडफुलनेस में जो मेडिटेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस को आप डेली अपने रूटीन में डाल सकते हो, उसको अपने हिस्सा बना सकते हो। दूसरा रहता है जो हम प्रोफेशनल्स के साथ यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो फिजिकल स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। तीसरा रहता है थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, जहाँ पे आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ थेरेपी के लिए जाते हैं। उसमें भी एक टाइप रहता है CBT, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये थेरेपी उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई और चेंज करने में मदद करता है जो बर्नआउट को परपेचुएट करते हैं। लास्टली हमारा ये रहता है कि सपोर्ट ग्रुप्स, किसी पीयर ग्रुप या प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनना भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड जो ओवरऑल हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस तो रहते ही हैं, जैसे कि हेल्दी हैबिट्स ईटिंग के लिए, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, चाहे वो योगा हो या ब्रिस्क वॉकिंग हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती है लॉन्ग टर्म फ़ायदे के लिए। ओके, वो जैसे आखिर में क्या आप कुछ प्रिवेंशन टिप्स दे सकते हैं जो लिसनर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके? ज़रूर। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। गोल्स आपके रियलिस्टिक होने चाहिए। सब कुछ परफेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड रहता है कि अपने हॉबीज़ और पैशंस के लिए टाइम निकालना। वो चीज़ें जो आपको जेन्युइनली हैप्पी और रिलैक्स्ड फील कराती हैं, वो उस पर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तीसरा हम कहेंगे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीज़ें ऐसी नोट करो जो अच्छी हुई हैं। ये आपके पॉजिटिव आउटलुक को बिल्ड करता है लाइफ को लेके। चौथा हम कह सकते हैं कि जो मेरे को सबसे ज़रूरी भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप बर्नआउट के इनिशियल स्टेजेस में हो, तो एक साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल से हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। ओह, आज हमने बर्नआउट को डीपली समझा, इसका नेचर, कॉजेज़ और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन हर लिसनर के लिए वैल्यूबल होगा। बिल्कुल, बर्नआउट काफ़ी सीरियस चीज़ है, लेकिन अगर आप टाइमली स्टेप्स लेते हो तो इससे कम्प्लीटली रिकवर किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ है। धन्यवाद मिस ओजस्वी। आज के एपिसोड के लिए हमारे लिसनर अपना ध्यान रखें और अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू धारा दी। थैंक यू ओजस्वी।